मैं महिपाल डांडा मना हरड़ काट रखी, सूरजमुखी काट रखी, कपास चुग रखी है, एवं नहीं बैठ गया है। और वो जो चुगी और काटी है ना, झाड़ी भी है, बाजरा भी काट कर न लठा के लतोड़ कर न गेर कर न सिरटी काट कर न सारा काम करा, मगर कर तो लिया। 5 दड़ी अरड़ बेबे के भेज दी, 5 दड़ी बुआ के भेज दी, ऐसे निपटा लिया। और बाकी का जो दाम जितना देना था किसी ने दे दिया, नहीं तो चलो। अब ये गेहूं और धान ही किसान करे, यही कांग्रेस का सबसे बड़ा खेल था। और हम वहीं पे उलझ के रह गए। नकदी फसलें, मैंने कहा मैंने भी यह फसल बोई है, काटी झाड़ी हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ा पाए? क्यों नहीं आपने जो एमएसपी था उस एमएसपी पे उसको खरीद पाए? सरसों की बात करूं, मुझे ध्यान है पहली बार आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री होते हुए 25% किसान की सरसों खरीदी। सारा विपक्ष खड़ा होगा, कहने लगा बोले भाई ये जो सरसों खरीद रहे हैं ना, ये तो बड़ा गलत कर रहे। गलत नहीं था, बहुत तगड़ा स्टेप था, क्योंकि किसान की फसल पिटे ना 1800 रुपये में, 2000 रुपये में, इसलिए रेट फिक्स कर दिया। 3500 रुपये जो ये किसान का रेट है ना, इसमें 25% खरीद लो, और बाकी जो खरीदार है वो आएगा, वो कितना कम खरीदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दाम उसको दो। 1800 पे 2000 2200 पे ना पिटे। और आप ध्यान करना, 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये के बीच में रेट रहा। अगर जय किसान की फसल 25% पर ना खरीदते ना, वो 2000 2200 में पीटता हमारे किसान को। और ये बोले बिला भाई एक और बात बोल दी बिला, क्योंकि अकल नहीं थी ना। बोला ये मान लीजिए मेरी 1 क्विंटल फसल है, 25 किलो तो हमने खरीद ली, और 75 किलो बोले मैं कड़ा ठा फिरूंगा। अब इस तरह की बातें और प्रचलित करवा दी। तो पहले जहाँ बिकती थी वो अभी भी होंगे स्थान, और जहाँ पहले बिकते थे और अगर आज भी वो स्थान नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि तुमने इस देश के किसान को घुस दिया ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं खड़ी की। आज 100% फसल, 24 फसलें किसान की हरियाणा में एमएसपी पे खरीदी जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है इस देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। 24 फसलें खरीदना, एमएसपी पे खरीदना। अब किसान बोला, फसल बेचाया, वो 15 दिन में पीछे मिलेंगे। आड़ती रहा ये हमारा भी मंत्री जी भी, अब 1 महीने में पीछे देंगे, 1.5 महीने में देंगे। जब देना, जब तक का ब्याज भी काट लिया करता है, उस डेट तक का जितना हिसाब करेगा ना, वह हमारे के लिए बना कर दी किसान के लिए। यही भाई मान लीजिए आज मैं हिसाब कराना, मैंने फसल तो दे दी थे 1 महीना पहले, और मैं हिसाब कराना आया ना, तो आज की डेट में हिसाब कर रहा हूँ, तो आज तक का ब्याज जोड़ेगा। क्या था भाई, जिस दिन पहली ट्राली आई उस दिन का तक क्यों नहीं जोड़ा था ना? नहीं, मगर हम बोल भी नहीं पाते क्योंकि इस पे डिपेंड रहना। इसलिए फसल बिकते ही 72 घंटे के अंदर अंदर बैंक के खाते में पैसे चले जाएं, ये व्यवस्था सरकार दांव पे लगा के मनोहर लाल जी ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान के लिए इतना बड़ा काम किया। दांव पे लगाया सारी सरकार। क्यों? आंदोलन कर दिया कि भाई किसान को का तो आधी रात का गाना हम हैं, इसलिए पैसे पहले हमारे पास आएंगे, फिर किसान पे जाएंगे। और जितने भी हैं कांग्रेस वाले, चौटाला वाले, ये सारे हमारा विरोध कर रहे थे। मैं किसान भाइयों तो पूछना चाह रहा हूँ, थारे खाते में सीधे पैसे डाल दिया, हम किसान विरोधी हैं या किसान के तेजी हैं? आप भी हमारे तनु कहने लग गए, अकबिला भाई हम कड़ जाओगे। अरे भाई नंबर 1 में काम हो रहा। भाई तुम अगर आरती बता 20,000 रुपये लोगे या किसी पर तभी उससे चेक दोगे, वो भी सुरक्षित, तुम भी सुरक्षित। भाई करो काम को बढ़ाओ, मगर नहीं, बोले बीजेपी वाले हैं इसलिए मंजूर नहीं। यह बात कह के ना सारे बोले बाले मेरे किसान भाइयों को बरगलाने का काम किया, मगर आज वही मेरा किसान भाई काट दिया। भाई मनोहर लाल जी की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, तो पहले जब मनोहर लाल जी थे तब
मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा फैसला लेना सबकी बस की बात नहीं थी। ये फैसला जो लिया गया ये किसान के हितों में आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। भाइयों इतना ही नहीं हुआ है। तो आप एक बात बताओ कि भाई हमारा किसान भाई है, बरसों से खेती कर रहा है, दिया गया तुमने कभी किसान को आधुनिक खेती करने के लिए कोई एक कदम उठाया? 60 साल में एक कदम? भाई हमारा किसान आधुनिक यंत्र ले, वो कोई प्रबंधन करे अवशेषों का, वो जलाए नहीं, उसकी मिट्टी की ताकत खत्म ना हो, उसकी मिट्टी की जांच के लिए तुमने कदे कोई कदम उठाया हो? सोयल हेल्थ मोदी जी ने सारे देश में कहा भाई सोयल हेल्थ कार्ड बनाओ किसान का। किसान को न्यू पता होना चाहिए तेरी खेत में क्या उसका है, कौन सी फसल तू बोएगा, उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना जिंक है, कितना यूरिया है, पता तो हो किसान को। और जाओ निकलो सारे इन दफ्तरों में से और खेत के डोले पे पहुंच जाओ किसान कर उसको बता भाई तू यूं बो। और उसका नतीजा ये निकला आज लाखों किसानों ने फसल डाइवर्सन पे चले गए और उन्होंने फसल चक्कर को अपनाना शुरू किया, मोटी फसलों से बाहर निकल कर आ गए। आज नतीजा ये निकला कि जो हमारी फॉरेन करेंसी तिल तिलन और दाल दलनों में बड़ी मात्रा में निकलती है आज हमारे पास रहेगी। और इसलिए देश की प्रगति में अनेक कारण होते हैं, ये भी सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है, सबसे बड़े कारणों में से। क्योंकि ना आपने दाल लेनी बाहर, तो ना तिल लेना ना तिलन लेना, मेरा है किसान ऐडे पैदा कर दिया। जिस तिल को यहाँ ये 2000 रुपये में भी नहीं खरीदते थे ना, आज उसका दाम 8000 रुपये है। जिस सूरजमुखी को ये खरीदते नहीं थे उसने बाहर तक मंगाया कर दे, फिर खुआया कर दे। उसने क्यों नहीं तुमने अपने देश के किसान को दिया? क्यों तुमने 4000 रुपये अरड़ का दाम करके ना आपने हुआ 40 रुपये में भी नहीं खरीदी भाई, 400 रुपये में भी नहीं खरीदी? क्यों नहीं खरीदी? कोई थारे पर रिकॉर्ड है कि 60 साल में भाई हमने इतनी दाल उड़द मूंग ये बोई थी किसान ने, तो हमने खरीदी हो? आज हमारे पे 14 साल 11 साल हुए, हमारे पे रिकॉर्ड है कि हमने धीरे धीरे करके एक एक फसल को लेके आए और नो बता देंगे इतने लाख मीट्रिक टन हमने दालें खरीदी, तिल ने खरीदी। तो ये जो किसान है उसको आधुनिकता के साथ जोड़ना भी अंतर है। कहते थे हमने आज तक तो पत्रकार साथी रहो, हम तो सारे प्रोग्राम होते सबके करते। मैंने एक बात बताओ, कहते 2014 से पहले हम किसी मंडी में गए हो, अतः हमने न्यू बेरा ला गया हो भाई एड एक मेला लगा जिसमें हार्वेस्टिंग मशीन मिलेंगी, एर्रो मिलेगी कल्टीवेटर के लिए, रोडावेटर के लिए, ट्रैली के लिए, ट्रैक्टर के लिए। कोई सब्सिडी दी हो सरकार ने 80% 90%? सारी जिंदगी हो गया आपने, कदे आपने ये सुनी भी नहीं होगी। जिस दिन 2014 में हमारी सरकार बनी, बन दे इस तरह के आधुनिक यंत्रों के साथ अपने किसान को जोड़ के देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और सब्सिडी 80-90%, उसका इतना बड़ा फायदा होगा किसान का। उसने तकनीक को जुड़ गया वो, आज उसको ये पता है कि मैं जो काम 5 दिन में करता 5 घंटे में करके आ जाएगा। भाई माँ यहाँ पे फसल अलग अलग वो थे, माँ हमने सब्जी बो दी, अब सब्जी में क्या करा कर देंगे? आलू पिट गया, टमाटर पिट गया, गोभी पिट गई, बैंगन पिट गए, पत्ता गोभी पिट गई। हमारा किसान क्या करता, बुग्गी में भर के लिया करता, तंगे खोल दिया करता, लाड़ कर वहीं आ जाता। क्यों? अगर भाई उन्हें सारी बुग्गी का उसके बेचारे का दाम में 50 रुपये दे, 50 रुपये में देंदा देते, नहीं तो बोला वो 50 रुपये भी छोड़ देता, रोड सड़क पर उल्टा का आ जा करता। किसी ने चिंता की इसकी? 60 साल में चिंता तो छोड़ दो, उनके दिमाग में भी नहीं आई। भाई साहब आदरणीय मनोहर लाल जी जब हमारे यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उस आदमी की दूरदृष्टि देखो कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ऐसा काम करा, न बोला भाई भावांतर भरपाई देंगे हम, तो ये भावांतर भरपाई किए। अगर भाई जो रेट फिक्स कर दिया कि आलू का भाई 5 रुपये किलो है, इस तक कम मतलब अगर पिटेगा ना आलू 2 रुपये बिक गया तो तू चिंता मत कर, तू तो अपना
तलवाया का आजा दे फार्म लिया, 2 रुपये किलो बिको तेरी, 1 रुपया किलो बिको तेरी, तना तंग नहीं खोलना है, बुग्गी को लाड़ के नहीं आना है। 5 रुपये के हिसाब से तना पीछे मिलेंगे। अगर 2 रुपये में व्यापारी ने खरीदा ना तो जो 5 रुपये 3 रुपये बचे, 3 रुपये सरकार तेरे खाते में डालेगी और हमने उसके भावांतर के जरिए खाते में पैसे डाल दिए। अब ये भी कहेंगे बिला भाई के माड़ा काम कर रखा था किसान के लिए, खाता किसान का वो क्यों कर खुल गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने ना पहली बार, जब किसानों के सामने एक दिक्कत आ गई कि भाई बाकी सब लोगों के लिए तो काम होगा, किसान के लिए क्या काम करोगे। ये जो किसान हितैषी दल अपने आप को बोलने वाले हैं ना, इन्हें पूछोगे तो हमने 55 साल में क्या करा था भाई, किसान मर रहा था, सोचा भी क्या। उन्होंने किसानों को, बैंकों को कहा और सारी सरकार में खड़े होकर अटल जी ने कहा कि भाई एक फैक्ट्री वाला 1000 गज में फैक्ट्री खोल ले, 500 गज में, और वो उस पर 20 लाख रुपए का लोन ले लेता है और सस्ते दाम पे, और हमारा किसान से 100 किले का हो उसको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, वो बैंक में भी नहीं चढ़ सकता, बैंक में भी चढ़ने का अधिकार नहीं था किसान को। अगर वो ट्रैक्टर भी लेता था तो 7 किल्ला की फर्क दिया गया था, 7 किल्ला की फर्क दे था एक आइसर ट्रैक्टर लेने पे, और वो 500 गज की फैक्ट्री में फटाक दे उसको 20 लाख रुपए का लोन मिला था। इतना बड़ा अन्याय कर रहे थे। और नु करेंगे बीजेपी वाले किसान विरोधी हैं। भाई साहब पहली बार मोदी जी ने कहा भाई ये गलत बात है, अटल जी ने बोला भाई एक बैंक, सब बैंकों को आदेश जारी कर दिए, बोले एक एक किसान का खाता खोलोगे, एक एक किसान का, और उस किसान को जैसे आप उनको लोन देते हो इंडस्ट्री वालों को, ऐसे किसान की लिमिट बनाओगे और 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये किले तक आप इसकी लिमिट दोगे। हिंदुस्तान के किसान को पहली बार नेशनल बैंक की चौखट पे अगर किसी ने चढ़ाया ना, उस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चढ़ाया। पहली बार किसान को अगर लोन ये जो दिया, किसान क्रेडिट कार्ड बना कर दिया, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिया। आज वो 40,000 रुपये थे 1 लाख हो, 1 लाख तो 3 लाख भी हमने करे, 3 लाख रुपये से अब बढ़ाकर ना 2025 में अब 5 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से किसान ले सकता है। इतना बड़ा काम कोई सोच सकता है? फिर करे किसान विरोधी है। जो अपने आप ने किसानों का दम भरते ना, एक उपलब्धि बताया था, एक उपलब्धि 60 साल में किसी भी राजनीतिक दल की एक उपलब्धि मान जाएंगे, एक चैलेंज के साथ कह रहा हूँ तो किसी ने भी किसी को पकड़ कर कुर्ता पाड़ना तो एक 14 बार पाड़ लो, मगर किसी ने एक डक्का भी तोड़ा किसान के नाम का वो बता दे ले आकर ने। भाइयों इतना नहीं, हमारा यहाँ पे अगर मैं किसान हूँ, खेती मेरा है नहीं, मैं पशुपालन करूँगा, भेड़ पालूँगा, डांगर ढोर रखूँगा, दूध बेचूँगा, गुजारा करूँगा। अब उसके लिए भी कदे न कुछ सोचा है क्या? इतनी तो बात सोची होगी कदे कोई, इनका कोई एक नेता है का तो बोल दे, मुंह माथा फूक दे किसान का कि भाई हमने तारे का तरन्यू करा था। एक काम हमने तो किसान के लिए पशुपालन वाले खातर भी एक पशु क्रेडिट कार्ड बना दिया, और उसमें उन्होंने कहा तू 1 लाख रुपए ले भाई और तू जा अपना काम शुरू कर ले कुछ भी। अब फिर नु कह देंगे बिलाई ऊँट के मुंह में जीरा गिरने वाली बात है, 1 लाख रुपए में तो एक महस नहीं आंदी, थम लेके दिखा दो, के बोली बोली बात करेंगे। अरे भाई कोई जरूरी थोड़ी महस के लिए भी लोन है, वो भी पास हो रहा है। 1 लाख रुपया उसने अपनी व्यवस्था करे, सारा सब कुछ करे उसके लिए बिना ब्याजा। अरे भाई इतना बड़ा काम किसान के लिए इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक भट्ठे बिठाए न, सारे कोऑपरेटिव बैंका का कति भट्ठा बिठा के दिया। अब भाई इन कोऑपरेटिव बैंक में जो किसान लेन देन कर रहा था, हमने उसमें क्या करा? एक काम बता दो यूं करा। हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी ने ऐसा सुंदर काम कर दिया था,
बोला भाई तू 6 महीने के लिए फसल का ऋण ले रहा है, 1 लाख रुपये, 2 लाख, 3 लाख जितनी भी जरूरत है, और तू इन्हें भर दे और अगला ले ले, 1 रुपये ब्याज का नहीं देना। सारे देश में एकमात्र हरियाणा ऐसा स्टेट रहा जिसने ये अपने प्रदेश के किसान के लिए करके दिया। दोस्तों इतना ही नहीं है, एक बात बताओ, ये कहते भाई मोदी जी ने क्या कर दिया। 70 साल 18,000 गांव, 70 साल में 18,000 गांव इसे दे जिन्हें बिजली का खंभा नहीं देखा, बल्ब पे नहीं देखा, और करे भाई हमने इतना बड़ा काम किया। 18,000 गांव में पहली बार बिजली की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दी। 60 साल में ये लोग मेरे गांव को काली सड़क नहीं दे पाए। कमाल की बात है, काली सड़क। अगले भाई मैं रोड़ा घेर दिया, तारकोल बिछा दिया, अरे भाई ये सड़क होगी गांव में। 6.25 लाख गांव को पहली बार प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना बना के अटल जी ने इस देश के गरीब से गरीब आदमी के लिए चलने का रास्ता बनाया। अब मोदी जी उससे भी आगे निकल गए। अब क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने हिंदुस्तान का कोई जिला, देखो कितना बड़ा काम है, कैसे भारतमाला योजना, सागरमाला योजना अलग अलग बनाई। आज हिंदुस्तान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें 4 लाइन नेशनल हाईवे ना लिकड़ जाओ, एक भी जिला। हरियाणा का कौन सा जिला है बताओ जिसमें 4 लाइन रोड ना निकला हो, कनेक्टिविटी ना बढ़ी हो। किसान के लिए रेल चला दी। अरे ये कहा भाई तो अपनी सब्जी घिया, तोरी, टमाटर, आलू, बैंगन ले, अरे तना कर्नाटक में रेट बढ़िया मिल रहा है ना, बहुत सस्ते दामों में, एसी बिल्कुल, किसान ट्रेन वो चला दी। जाओ किसान जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको समझ है, प्रोग्रेसिव किसान है, उनसे पूछ के देखो वो कितना लाभ ले रहे हैं उस चीज़ से। भाई साहब हर जगह नेटवर्क, जब तक तरक्की प्रगति देश नहीं कर सकता जब तक उसकी कनेक्टिविटीज के संसाधन हम लोग ना जुटाएं। अब एक बात बताओ भाई, हम सैटेलाइट्स छोड़ते थे आसमान में, 2 छोड़े, एक बार इंदिरा जी के टाइम में, अगर मैं ठीक हूं तो हम छोटे छोटे थे, हमारे याद है। सारी दुनिया में तहलका मचा था भाई, ये छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ना भूल गए। अटल जी आए तब कुछ छोड़े, परमाणु बम भी तभी बनाया, उससे पहले भी था कर हमारे पे, मगर एक था, 3 प्रशिक्षण बाद में करे। मगर मोदी जी आए, दुनिया में तो हमने कदे सुना भाई 35 सैटेलाइट्स एकदम किसी ने छोड़े हो आसमान में, तुमने दिखाया हम लोगों को। दुनिया में कोई भी ये चमत्कार नहीं कर पाया, भारत ने करके सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच दिया। अगर भारत का जो साइंटिस्ट है ना किसी से कम नहीं है। सारी दुनिया के लोग उत्तरी ध्रुव पे चंद्रयान पे विचार करते रहे कि भाई मारा उड़ा एक वो चंद्रयान उतर गया है, सफल काम कर रहा है, बड़े गीत गाया कर दे। मारे वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई उल्टा हटका करो रहे कुछ, ये तो पुरानी बात होगी। अपने साइंटिस्ट लगा दिए, क्या होया एक बार ना सफल हुए, फिर तैयारी में जुट गए, पीठ थपथपाई, और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल किया कि दक्षिण ध्रुव पे सफल चंद्रयान की लैंडिंग करा के दुनिया को बताया कि भारत दुनिया का सबसे अच्छा आसमान में काम करने वाला, दूसरे ग्रहों पे जाके अपनी उपलब्धि बनाने वाला पहला देश है। और भारत का झंडा दक्षिण ध्रुव पर गाड़ के उसका नाम भी धर दिया शिव शक्ति स्थान। दूसरा तो नाम भी नहीं बेरा, वो जा भी नहीं पाए, कोशिश कर दी वे भारत से पहले भेज दें, बीच में टूट गए। रसिया ने भी करी थी, बोला भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, भारत अगर पहले वहां पहुंच गया तो। भाई सब कितनी उपलब्धियां हैं, आप कमाल कर दोगे। भाई देखो जीपीआरएस सिस्टम था, हमारा आतंकवादी आ गए जब कारगिल होया, माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने
अमेरिका तक कहा भाई तू यार टेक्निक दे दे मारे तो हमारे यहाँ बड़े कमीने लोग हैं बराबर में, ये मानते नहीं, हम इनको ढूंढेंगे, कोई घुसेगा तो निपटा देंगे। नहीं दी ना, जर्मन ने दी, एक चाइना पे दी, 3 जगह थी। अपने देश के साइंटिस्टों को कहा मोदी जी ने भाई ये तो गड़बड़ है, नहीं तो हम मर जाएंगे, कुछ करो, हम कर सकते हो, हम कर सकते हैं। हौसला बढ़ाया, थोड़ा हौसला बढ़ाया था, साइंटिस्टों ने ऐसा कमाल कर दिया, अपना बना दिया 4 राज सारी धरती पे, उनमें चौथे हम हैं। जब भी कोई पाकिस्तान का कमीन घुसा है ना, उन्होंने ठोक दिया भारत की सेना। देखो ये कोई तकनीक के साथ जुड़ना। अब कल्पना करोगे कि भाई एक बटन दबाते हैं मोदी जी, 11 करोड़ लोगों के खाते में 1 मिनट में पैसा पहुंच जाए, 20 करोड़ 18 करोड़ किसानों के खाते में एकदम पैसा पहुंच जाए। अब दुनिया में कोई जो अपने आप को विकसित देश बोल रहे हैं, वो भी आज तक डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर करते हैं पैसा, वो नहीं कर पाए, उनके पास भी नहीं बन पाई वो तकनीक, हमने बना दी, सफल बनाई। तो इसलिए आज भारत दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाना है, ये सपना लिया, वो तो सपना भी नहीं सोच पाए। आज मोदी जी ने वैसे नहीं कहा है, 140 करोड़ लोगों से बात की है, उन्होंने कहा भाई भारत को विश्व गुरु बनाओगे। पहले हम थे, हम आगे भी रह सके हैं, हम कमजोर नहीं है, टेक्नोलॉजी भारत के पास है, दुनिया के पास नहीं है। आज जहां दुनिया की साइंस 1% भी नहीं पहुंच पाई ना, भारत का धर्म वहां 100% है। हमारी विकसित सभ्यता के सामने आज भी दुनिया 1% नहीं पहुंच पाई है, इतने विकसित है हम लोग, बस उस पर कोई चला नहीं। हमारे तो वेद ग्रंथों को भी उन्होंने गडरियां के गीत बता दिए। भाई साहब मैं निवेदन कर रहा कि मोदी जी ने ऐसा कमाल किया, ऐसा कमाल किया, बोले भाई लग जाओ, सारे लग गए साइंटिस्ट। क्या नहीं है, इतने तरीके से काम किया सारी दुनिया में। आप ही लोग दिखाते हो कि भाई पहली बार 50 साल के बाद किसी देश में ये प्रधानमंत्री पहुंचा है, 32 साल के बाद इस देश में आया, 18 साल के बाद इस देश में आया। इस देश में तो हमारा कोई राजनायक भी नहीं है, दफ्तर तक भी नहीं खोल पाए 60 साल में ये लोग, दुनिया के देशों में अपने राजदूत भी नहीं भेज पाए। कहां से आप दुनिया के साथ कदम ताल बना के चलोगे? मगर पहले सपना था कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इसलिए पहली प्लानिंग कि सारी दुनिया के साथ अपने राजनीतिक संबंध अच्छे हों, तो सारी दुनिया में अच्छे संबंध बनाए। जड़ा भारत के लोग रहा कर देना, उनने और तरह के कानूना में ऐसे उलझा के भीतरे सड़ाया कर दे, बोले इंडिया ने लेफ्ट। और आज उन्हीं देशों में प्रधानमंत्री जी गए, उन देशों में रैली के बेरा भी नहीं था, बेरा भी नहीं था। और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है ट्रंप। भाई बोला ना अमेरिका सबसे ताकतवर है, तो ट्रंप के कोई हाथ भी लगा सकता, उसकी मर्जी, किसी का हाथ मिलाओ तो मिला लो, ना मिलाओ तो ना मिलावे। वह अहंकार है ना, घमंड है, भाई हम तो बड़े ताकतवर हैं। उसी ट्रंप का हाथ पकड़ा, हाथ में डाला और 50,000 लोग आके बीच में स्टेडियम का चक्कर कटवा कर लिया कर मंच पे खड़ा कर बोला, बोले बोल ट्रंप भारत माता की जय। बोला तुम्ही ने देखा है, सबने देखा है। दुनिया का विकसित देश भारत को बॉस बोलता है, क्यों? सारी दुनिया पे भारत की आन बान शान का प्रतीक। भाई भारत का नेतृत्व करेगा तो हम क्या सिंबल दिखाएंगे? हमारा तिरंगा। उस तिरंगे को दुनिया में आज सारी जगह गाड़ दिया हमने, भारत की पहचान सारी दुनिया में चली गई। भारत की बात, भारत के विकसित रास्ते पे चलने की, विकासशील से विकसितता की ओर जाने के जो कदम भारत उठा रहा है, उन कदमों को सारी दुनिया में जाके बता के मोदी जी ने
भारत को खड़ा कर दिया। आज भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी देश में जाता है और वो झंडा तिरंगा निकाल ले तो कहेंगे ओ इंडियन, मोदी का भारत। ये जो इतनी विशाल पहचान अपने को मिली है, ये 60 साल पहले क्यों नहीं ये लोग दिला पाए? क्या किया इन्होंने? आज देश पूछता है कि तुम झूठ बोलना, उल्टे पुल्टे सवाल खड़े करना, क्या तुम्हारा यही काम रह गया? अभी एक बात कह देते हैं कि भाई अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद हमने सीज फायर वो कर लिया। क्या झूठ बोलते हैं लोग, कैसे उल्लू बना रहे हैं। एक बात सारी दुनिया को पता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस सर्वदलीय बैठक में क्या फैसला हुआ था? उसमें फैसला तो ये हुआ था ना कि भाई सेना के हाथ खुले करेंगे, सब सहमत थे। सेना ही टाइम फिक्स करेगी, इस पे भी सब सहमत थे। कितनी कार्रवाई करनी है सेना ने करनी, इस पे भी सब सहमत थे। तो फिर अड़ंगा कहाँ रह गया? भारत की सेना ने निर्णय लिया, सर्वदलीय बैठक ने उनको इजाजत दी कि भाई आप जाओ करके आओ, जो आपको समझ में आए करे। भारत की सेना ने जितना उन आतंकियों को निपटाना तो निपटा दिया, और निपटा के कहा कि भाई ये बंद नहीं हुआ है, ये जारी है, अगर कोई हरकत करेगा फिर निपटाएंगे। और वो जो आतंकवादी को ढूंढेंगे, मारेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। इस बीच में एक बात बताओ, कोई भी देश है, हमने भी कहा था यूक्रेन को युद्ध नहीं करो भाई, हमने भी कहा था इजराइल को और फिलिस्तीन को युद्ध अच्छी चीज़ नहीं होती, हमने तो अभी भी कहा है युद्ध समाधान नहीं होते, हमने अभी भी कहा है। तो ये कहाँ से लिया है कि भाई एक देश ने उसने हस्तक्षेप करा तब ये युद्ध रुका है, ये हुआ है, उसके प्रभाव में आ गए, उसमें हो गए। अरे उसके प्रभाव में तुम लोग आते थे कि उस तक हाथ भी नहीं मिला पाओ थे। आज तो देश का प्रधानमंत्री जब जाता ना तो उनका नेता हमारे प्रधानमंत्री की भारत के 140 करोड़ लोगों के जो प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कुर्सी आगे पीछे करता है। ये है भारत की ताकत। आप लोग कर मिला उसके हस्तक्षेप से डर गया, या वो तो उन्होंने उस बात को मान लिया? ये तो इस तरह के ये बयान देते ना, नीचे देखो आप लोगों में क्या कहते हैं, बोले इनको शर्म नहीं आती है, क्या बोल रहे हैं, ये मंदबुद्धि हैं क्या? अरे तुम फैसला कराने वाले, तुम लोग ही सब चीज़ करने वाले, तुमने क्यों नहीं किया? भैया इतना ही नहीं है, इससे भी आगे हुआ है। देखो, जब तक हम लोग अपने देश की संस्कृति, अपने देश के पहचान और अपने देश के गौरव को अपनी पीढ़ियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएंगे, और वर्तमान में जो अपना ठीक इतिहास कभी भी दिलेरी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनईपी लागू कर दी 2020, और उसी एनईपी में हरियाणा ने ये कहा था आदरणीय मनोहर लाल जी के टाइम में कि हम 2025 तक हरियाणा में एनईपी को लागू करेंगे। आज मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते बताना चाहता हूँ कि हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले एनईपी को लागू कर दिया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया, पूर्णतः लागू कर दिया। पहला प्रदेश है। इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ पे मास्टर हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। उस ट्रेनिंग के लिए ना सारे देश में डाइट्स खुले हुए हैं, पूरे देश में। अब क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई तो अब डाइट्स की जगह अलग कोर्स करा रहे हैं। आज जिस तरह की दुनिया में स्किल की ज़रूरत है उस तरह की तैयार करना, और सारे करिकुलम्स पाठ्यक्रमों को बनाना, वो सब बन गए। बन के अब टीचरों को भी आज के युग के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो आईटेप है, वो आईटेप में रजिस्ट्रेशन कराना था, अप्लाई करना था। 10 तारीख को आईटेप के लिए घोषणा हुई, 15 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, और 27 तारीख तक सबने अप्लाई करना था। आपको सुन के हैरानी होगी, भारत में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में
अप्लाई करने वाला पहला राज्य बना, अभी तक दूसरे कर नहीं पाए, डेट भी निकल गई है। अब सारे देश में बाकी प्रदेशों को हमारा जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम वो कहता है कि जैसे नायब सैनी जी के हरियाणा ने आईटेप को अप्लाई किया, आप भी करो। तो हर फील्ड में हरियाणा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए कि मैं ऐसे धाराप्रवाह ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 घंटे तक उनकी उपलब्धियों को गिना सकता हूँ। मगर कम कहे को ज़्यादा समझते हुए मैं इतना निवेदन करूँगा कि जो भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का अपना सपना है, विकसित भारत बनाने का अपना सपना है, उसके लिए सारी दुनिया में पहुंचना जरूरी था। और जैसे मैंने पहले कहा, सारी दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा गाड़ के सारी दुनिया के साथ राजनयिक संबंध अपने अच्छे स्थापित करके हमने दुनिया में भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और जो पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना डरूंगा ना डराऊंगा, ना झुकूंगा ना झुकाऊंगा, आंख में आंख मिला के बात करेंगे, उसी बात का नतीजा है कि आज सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा राजनेता आज के युग में कोई दूसरा है नहीं, हुआ नहीं। ये कोई अवतारी पुरुष है। इस तरह की बात भी दुनिया के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जब करते हैं तो हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है, हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इतना ही कहूँगा कि जल जीवन मिशन हो, रेलवे नेटवर्क्स हो, रोड नेटवर्क्स हो, हमारे स्पेस के अंदर अब पूरे 3 देश हैं धरती पे जिन्होंने वो 2 यान जब ऊपर उड़ाएंगे ऊपर जाके एक कनेक्ट हो जाए, चीन और अमेरिका, रूस। अब चौथा देश भारत बन गया है। देखिए, ये जो इस तरह की तरक्की प्रगति हो रही है, आज एक बात बताइए ना, ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि 2 देशों का युद्ध हो रहा हो, हमारे लोग फंस रहे हो। आज तक इतना सफल ऑपरेशन कोई नहीं कर पाया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने कहा, भाई सुन, हमारे लोग अंदर फंस रहे हैं, निकालने हैं, युद्ध बंद कर। बोले जी कर दिया। बोले रूस को समझाओ। रूस में फोन किया कि भाई हमारे लोग फंस रहे, बोले जी निकाल लो, युद्ध बंद। बोले पहचान करो कैसे निकलेंगे। बोले जिस पे ये तिरंगा हो ना उसने जाने देना। तो 22,000 लोग थे, 32-33 हज़ार निकल गए। बाद में पता लगा कि पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा ले लेके भारत माता की जय बोल के बॉर्डर क्रॉस कर गए। ये भारत की ताकत। इसलिए हर फील्ड में भारत ने बहुत तरक्की, प्रगति, उन्नति की है और ये और तेज़ी के साथ बढ़े, उसके लिए ज़रूरी था कि कुछ स्ट्रक्चर चेंज करने चाहिए। उसी कड़ी में NEP आई है और NEP के ज़रिए अपने बच्चों को भारत क्या है उसका दर्शन कराना, भारत की उपलब्धियां क्या है उसकी जानकारी देना और भारत के जितनी भी पारंपरिक और परंपराओं के अनुसार हमारे जो तीज त्योहारों का महत्व क्या है, इनसे हम क्या सीखते हैं। हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना सब कुछ इस राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया, उनके जो पेज पाड़ दिए थे, उसके कारण हमारे अंदर जो गौरव की अनुभूति होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने इस तरह का लिटरेचर हम लोगों को पढ़ा दिया जिसमें कुछ है ही नहीं। अगर भाई जन्म तिथि वो मर गया, अकबर वो जी गया, औरंगजेब वो फलाना हो गया, न याद करा जाओ। फिर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, बंदा बहादुर, तो इन लोगों के जो त्याग हैं, बलिदान है, जो शौर्य, जो हिम्मत जगाते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों को एक साइड में रख कर कांग्रेस वाले सोचते थे कि भाई हम तो पता नहीं क्या करेंगे, आधुनिक भारत बनाने चले तो जैसे तो वो भी खो दिए इनने। बड़ी मुश्किल से ये देश अब पटरी पे आया है
मैं चाहूँगा कि हर देश का व्यक्ति एक ही सपना आप सजोए, वो हमारा अपना सपना है कि हम लोग विकसित भारत बनाएंगे। जब सब लोग इस प्रयास में मिलके साथ चलेंगे तो सबकी समृद्धि, सबकी खुशहाली, सबके लिए विचार करना, सबकी चिंता करना, जब हम लोग इस रास्ते पे चलते हैं तो हम लोग संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प को पूरा करने में अपनी जो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा आप सब के आशीर्वाद से यूं ही करते रहें। इतना सा निवेदन करने के लिए आज के प्रेस को आज आमंत्रित किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, एक सवाल था कि 2018 में जो डी ग्रुप के बच्चे लगे थे उनकी प्रमोशन को प्लान बनाया गया क्या? देखिए, ये कुछ ऐसे काम है कि 2018 में और जो आज है, इनका एक पैमाना होता है कि भाई इतने साल के बाद ये प्रमोशन होनी है, इतने साल के बाद ये प्रमोशन होनी है। तो एक रूटीन का सिस्टमेटिक काम है, जो जैसा तरीका है विभाग उसी तरीके से वो करेगा। वो अलग अलग विभागों में गए बच्चे, अलग अलग विभागों में अलग अलग उसकी प्रमोशन के सारे रास्ते होते, उस पर तो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। सीईटी वाले नहीं, बहुत लोगों से मैंने भी बात हुई, मैंने पूछा कि फार्म भरा, बिलाजी पर रखे प्रमाण पत्र। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि आज ही मुख्यमंत्री से बात करके इस मामले को उनके संज्ञान में मैं डाल दूंगा। जरूर इस पे कोई न कोई फैसला ले। अड़चन कहाँ है एक बार उसका भी पता कर लेंगे। कोई बात, आज ही बात करें। और एक शिक्षा मंत्री जी, आप जिक्र कर रहे थे नीति का, मतलब अच्छी बातें हैं, लेकिन 7वीं 8वीं और IT की कोई और भी क्लास होगी, किताबें अब तक नहीं आई। नहीं, देखिए मैं ये भी बता दूं, 14,14,900, मैं बता रहा हूँ 14,14,718 19 सेट बने थे। वो 100% सेट हमने स्कूल में हर बच्चे के पास 21 अप्रैल तक भेज दिए थे, 98%, और 21 तारीख तक ही पहुंचना था। 23 तारीख तक 100% बुक भेज दी। हरियाणा देश का यहाँ भी पहला राज्य बना है जहाँ 7 महीने 6 महीने 8 महीने तक बुक्स नहीं पहुँचती थी। वहाँ एडमिशन ख़त्म होने से पहले ही हर जगह बुक भेजी है। अगर कहीं ये बुक्स नहीं मिली है जो सेट्स सरकार ने गरीब बच्चों को देने थे, तो आप मुझे एक उदाहरण दे देंगे, मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा। जी, हाँ, NCERT की बुकें हमने दी हैं बच्चों को भी। हाँ, मार्केट में उसके लिए एक बार जरा व्यवस्था पूछेंगे, करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी है, आपने मामला संज्ञान में डाला है तो उस पर जरूर मैं एक बार तफ्तीश करूंगा, और कहीं अगर चूक है तो उसको भी दूर कराएंगे। हिसार में स्कॉलरशिप मांगने पर वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, चोटें हुई हैं, छात्रों, उसको लेकर कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखो मेरे को ये मामला अभी संज्ञान में नहीं आया। मेरे कब हुआ? कल हुआ। हाँ, देखो वो कई दिन से काम वाम नहीं, देखिए मेरे संज्ञान में नहीं आया। एक बारी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो करंट में हुए हैं, तो उसकी जानकारी एक बार लेके बात करेंगे कि ये मामला हुआ क्यों है। स्कॉलरशिप जो है वो समय पे ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर फिर भी कहीं कोई अड़चन होगी, कोई टेक्निकल बात होगी तो पर इसको दुरुस्त कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। जी, मीनिंगलेस।
देखिए हाँ, कई जगह बात आती है। मैंने 1-2 दिन और पहले फतेहाबाद में भी ये बात आई थी, जब हमने उसमें जांच कराई तो कुछ नहीं मिला, बिल्कुल प्रॉपर चालू मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मगर ये भी मामला मेरे पास आज ही पहली बार आया। एक बार मैं इसको भी चेक करवाऊंगा, इसको भी दिखवाऊंगा। और माननीय विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे हैं, हमारे सारे नेता बैठे हैं। अगर कोई इस तरह का मामला है तो उसकी मुझे एक बार अगर पंचायत की तरफ से भी कोई रेजुलेशन आ जाए या कोई आप लोग कंप्लेंट्स भी मुझे देंगे, मैं उसी पे कार्रवाई कर दूंगा। मेरा विभाग बहुत सख्ती के साथ काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था कि भाई जो भी ये फीस की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे बदलने की बात हो, तो हमने जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, मैंने विभाग को लास्ट मोमेंट में मैंने उनको कहा कि मौका देते हैं, आगे भविष्य फिर भी जितना कड़े से कड़ा एक्शन लेगा मैं लूंगा। मंत्री जी, आपने पत्र लिखा है कि हिंदी में हाँ, यस। देखिए, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा नहीं हम लोग इंग्लिश में क्यों काम करेंगे भाई? मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो कम आती है, समझ सकता हूँ, मगर मैं तो इतना कर सकता हूँ। मगर क्या 90% लोग भी इतना भी कर सकते हैं क्या? हमारे प्रदेश में 90% लोग इंग्लिश से बहुत दूर होते हैं, और काम सारा उनकी समझ में आना चाहिए। उनको पता ही नहीं बेचारे को कागज पे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं समझ सकता उस भाषा को। हम लोग 5-7% लोगों के लिए 90-95 लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट टोटल हिंदी में काम करेगा। क्या लिखा है, कोई भी होगा तो आराम से पढ़ेगा, समझेगा, अपना काम करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हरियाणा में हर जगह पे हिंदी में काम होना चाहिए। एक कुलपति का डेजिग्नेशन चेंज किया है। हाँ सर, मैंने उसमें भी निवेदन किया कि कुलपति नहीं, कुल गुरु है हमारे, और कुल गुरुओं से गुरुकुल बने थे, तो अच्छा है, एक परंपरा बढ़िया बने। कुल गुरु एक बड़ा सम्मानीय सर्वोच्च स्थान है हमारी परंपराओं के अनुरूप, इसलिए उसकी पद की गरिमा को हमें मजबूती बना के रखना चाहिए। 21 तारीख को जो वर्ल्ड योग डे कुरुक्षेत्र में हो रहा है, स्वामी रामदेव जी, सीएम साहब भी रहेंगे, शिक्षा विभाग की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि ऐसे में बच्चे छुट्टी गए हुए हैं, तो शिक्षा विभाग में देखिए वो सरकारी कार्यक्रम है और उसमें सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे सब योग करें, निरोगी रहें। जितना योग करेंगे उतनी बुद्धिमत्ता के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होगा, और जितना गहरा संबंध प्रगाढ़ होगा उतना ही हम लोग विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। बच्चों की भागीदारी तो बिल्कुल करनी चाहिए। वो कोई फोर्सली नहीं है, वो इच्छा अनुसार है। सर, मेरे 2 प्रश्न थे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए। पहला प्रश्न था कि इस समय सभी स्कूलों में +1 +2 मैक्सिमम स्कूलों में बच्चे नॉन अटेंडिंग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के चक्कर में। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 में 10 बार सीबीएसई ने रेड मारी है दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में, जिनमें हरियाणा के काफ़ी बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। कुरुक्षेत्र के भी 10 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 1 साल खराब हुआ है। तो सर, ऐसी क्या व्यवस्था की जाएगी कि स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई हो +1 बहुत बढ़िया बात की। अभी मेरे पास भी ये मामला संज्ञान में आया, तो मैंने भी काफ़ी कुछ विचार करने के बाद मैं भी इस निर्णय पे पहुंचा हूँ, और बहुत जल्दी मैं इसकी एक मीटिंग भी करने वाला हूँ कि जो हमारे संस्थान चलते हैं, देखिए हम लोग किसी को रोक नहीं सकते। अब आप भी अगर कोई नॉलेज देना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो बच्चा रेगुलर है, हमारा कोई बच्चा अगर रेगुलर है, वो क्लास टाइम में उन इंस्टीट्यूशंस पे ना हो। ये मुझे समझ में आया, और आप जैसे 10 लोगों ने राय दी, तब कहा कि देखिए सर, ये अगर होगा तो हमारा बच्चा स्कूल में भी रहेगा, और उसके बाद जिसने पढ़ाई करनी तो करेगा। सर, जैसे सीबीएसई ने कार्रवाई की, ऐसी हरियाणा सरकार द्वारा, देखिए मैंने बताया ना, इस पे हम लोग जा रहे हैं। एक अच्छा निर्णय, सबका सामूहिक निर्णय लेके हम लोग इस पे भी
अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। जैसे सीबीएसई ने कार्रवाई की सर, हरियाणा सरकार द्वारा मैं वही कह रहा हूँ। नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें ये था कि जिन संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेकर भी नियम लागू किए गए थे, जगह को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन कोई पूरे नहीं करते। जैसे फायर एग्जिट सिस्टम हो, जैसे कई बच्चों की मौत हो देखिए जाने लग रही है। देखिए मैंने वही कहा है अभी भी, ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन जी, है। हाँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत सख्ती के साथ सरकार ने उनको चांस दिया है, कहा है कि देखिए भैया जो कमियां हैं इनको आप लोग दूर करिए। और आप एकदम भी मान लीजिए बच्चे तो हमारे आपके पढ़ रहे हैं, अब एकदम मैं उनको ये कहूँगा ले भाई तू 1000 बच्चा ना बाहर काट रहा चल, देखो उसको हम लोग इस तरीके से नहीं, उसको बहुत तरीके से हमने कहा है। जिनको बंद करना था उनको बंद भी किया है, जिनको कई बार वार्निंग दी उनको ताला भी लगाया, मगर जिन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि भाई हम लोग इतने दिन में अपनी ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उनको हमने कहा है कि आप ठीक है करिए, नियम के अनुसार आप करिए, और जो नियम की धज्जियाँ उड़ाएगा बस उसको फिर अब आगे और ज़्यादा नहीं भुगतेगा प्रदेश, ये तय है। चीज़ें सारी बनानी होती हैं और उसके लिए इंफ्रा भी खड़ा करना होता है, तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं जब भी नए कोर्सेज होते हैं। जो पहले से ऑलरेडी कोर्सेज चले हुए उसमें कोई फीस नहीं बढ़ी है। मर्सी चांस वगैरह की फीस बढ़ाई है, इनका कहना है। जो मर्सी चांस वगैरह लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में, उसकी फीस डबल कर दी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई कितने बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई 50 बच्चे भी मुश्किल से होते हैं, कोई नहीं, हजारों के, सुनील जी, एक बार उस पर भी हम लोग एक बार विचार करेंगे क्या हुआ।